नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाश्तून्स के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में, इनके कल्चर के बारे में, इनके ट्राइब्स के बारे में और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पाश्तून एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, हमारे भारत के इतिहास में भी अगर हम देखें तो जो पाश्तून के लड़ाके थे उनका एक अलग ही हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे एकदम फियरलेस और फेरोशियस वॉरियर्स रहे हैं। तो इसलिए हम इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स को देखने वाले हैं। और हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत में एक डायनेस्टी भी थी जिसका जो राजा था वो पाश्तून था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वो कौन सी डायनेस्टी थी। उसका जिक्र वीडियो में आगे होगा, तब मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो आज हम पाश्तून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, इनकी हिस्ट्री, कल्चर, ट्राइब्स और जी के फैक्ट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और नॉलेज पैक वीडियो होने वाली है ये। अभी हाल ही में हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इनके एक ग्रुप को बैन कर दिया गया है जो कि वहाँ पे आज़ादी या अपने राइट्स की मांग करता है। तब से पाश्तून्स काफ़ी खबरों में है। मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च किया है इस पूरे टॉपिक के ऊपर। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारे प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पाश्तून्स, इनको पुश्तान्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे पाख्तून्स भी बोलते हैं और पठान्स भी बोलते हैं। ये एक प्रीडोमिनेंट इथनिक ग्रुप है अफ़गानिस्तान का। ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का ये एक प्रीडोमिनेंट इथनिक ग्रुप है और अफ़गानिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40 to 50% जो पॉपुलेशन है वो इन पाश्तून्स की है। इसके अलावा जो बाकी ट्राइब्स अफ़गानिस्तान में पाई जाती हैं वो हैं ताजिक्स, उज़्बेक्स और हज़ारास। अफ़गानिस्तान में वैसे तो 14 नोटेबल ट्राइब्स हैं, लेकिन उसमें से जो प्रीडोमिनेंट ट्राइब है वो है पाश्तून और उसके बाद जो ट्राइब्स आती हैं वो हैं ताजिक्स, उज़्बेक्स और हज़ारास। अब देखिए, ये ध्यान से मैप को देखिए, ये है पाकिस्तान और यहाँ पे आता है ये अफ़गानिस्तान। अब देखो, पाकिस्तान जो है वो मुख्यतः 4 बड़े प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। इसमें आता है सिंध, फिर आता है बलूचिस्तान, फिर आता है पंजाब और फिर आता है KPK, दैट इज़ खैबर पख्तूनख्वा। अब देखो, बलूचिस्तान जो है यहाँ पर भी टसल चल रही हुई है। ध्यान से इस मैप को देखो, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वो बेसिकली बलूचिस्तान है और यहाँ पे बलूचिस्तान ही अपनी आज़ादी की मांग करते हैं। तो बलूचिस्तान का पूरा किस्सा क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा गैस मिलती है। ये गैस जो है ये सीधा पंजाब में आती है और उसकी वजह से यहाँ पे पंजाबियों के घरों में चूल्हा जगता है। लेकिन बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो आज भी गरीब हैं, इनको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इनके जो बलूचिस्तान की माताएं बहनें हैं वो आज भी जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके अपना खाना वगैरह बनाती हैं चूल्हे पर। और यही कारण है कि बलूचिस्तान के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको पंजाब में या बाकी जगह पे पाकिस्तान में ले जाया जाता है, लेकिन बलूचियों को कुछ नहीं मिलता। इसलिए बलूचिस्तान के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान की पूरी हिस्ट्री मैंने इस वीडियो में कवर करी है, इसे ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और बलूचिस्तान के साथ साथ हमारे कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। इसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। ये 4 मुख्यतः बड़े प्रोविंस हैं पाकिस्तान में, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। अब देखो, अगर हम बात करें पाश्तून्स की तो वो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में। मैंने बताया 40 to 50% अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन पाश्तून है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है KPK, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पाश्तून लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार के साथ इनके कुछ टसल भी चलते रहते हैं, कुछ तो आज़ादी की मांग भी कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं कि दोबारा अफ़गानिस्तान के साथ हमें मिला लिया जाए। तो ये जो एरिया है ये कहा जाता है कि भैया हमें अफ़गानिस्तान में रहना है, क्योंकि हमारे जो पश्तून भाई बहन हैं वो अफ़गानिस्तान में है। तो इस प्रकार की मांगें चली रहती हैं। तो यहाँ पे पश्तून जो हैं वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में। अब यहाँ पे अब देखिए, डुरंड लाइन है जो कि पाश्तूनों को डिवाइड करती है। अफ़गानिस्तान के पाश्तून और पाकिस्तान के पाश्तून, इन दोनों को जो डिवाइड करती है वो है डुरंड लाइन। आप सब जानते हैं इसको लेट 19th सेंचुरी में अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करने के लिए बनाया गया था। बेसिकली पहले ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर भी कब्जा करें, लेकिन भाई ये इतने फियरलेस और इतने फेरोशियस वॉरियर्स थे कि गोरे इनके ऊपर कब्जा नहीं कर पाए। तो इसलिए फिर यहाँ पे समझौते होते हैं, क्योंकि देखो
अंग्रेज़ों का यही था, जहाँ पे लड़ नहीं सकते थे वहाँ पे समझौते होते थे। तो यहाँ समझौते हुए और फिर यहाँ पे ये इस प्रकार से डूरेंट लाइन जो है वो बनती है, जो कि आज के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। जैसे भारत और पाकिस्तान में एलओसी है, वैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है डूरेंट लाइन, जो कि अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के समय लेट 19th सेंचुरी में बनी थी। तो आज के समय जो पाश्तून्स हैं वो बेसिकली दो देशों में डिवाइड हो गए हैं, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में। और इनको अलग कौन करता है, सेपरेट कौन करती है, डूरेंट लाइन सेपरेट करती है। अब यहाँ पे एक पाश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पीटीएम मूवमेंट आती है। इसने पाकिस्तान की सरकार की ऐसी तैसी फेर रखी है। बेसिकली ये एक ग्रोइंग सिविल राइट ग्रुप है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान में 2014 में हुई थी। अब यहाँ पे ये इमरान खान की जब पहले सरकार थी तो उसको क्रिटिसाइज़ करते थे कि यहाँ पे मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इनकी जो कम्युनिटी है पाश्तून्स की, उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो हो रही है। तो अब ये बात सिर्फ इमरान खान तक नहीं है, इवन प्रेजेंट भी जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उसके ऊपर भी यही आरोप लगते हैं कि यहाँ पे पाश्तून्स के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है। देखो, पाकिस्तान पंजाबियों के अलावा बाकी सारों की ही ह्यूमन राइट वायलेशन करता है। वहाँ पे क्रिश्चियंस और हिंदुओं का हाल तो तुम छोड़ ही दो, हिंदुओं को आए दिन मारा जाता है, इनकी लड़कियों के रेप होते हैं। वहाँ पर सिंध में लोग इनसे परेशान हैं। बलूचिस्तान का तो देखो बुरा ही हाल है। थोड़ी देर पहले ही जो बलूच लिबरेशन फ्रंट है, उनके फाइटर्स ने पाकिस्तान पर हमला भी किया है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, आप सबको पता ही होगा। और बलूचिस्तान का पूरी हिस्ट्री मैंने उस वीडियो में कवर करी है, वहाँ पे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो बलूचिस्तान में ये हाल है। पीओके के लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। वो भी कहते हैं कि हमें भारत के कश्मीर के साथ मिलना है। तो पीओके को मैंने अच्छे से कवर किया है। और यहाँ पे आप केपीके में भी देख लो, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर भी बुरा हाल है। यहाँ के लोग भी बोलते हैं कि हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। तो फिर बच क्या गया भाई? चार तो तुम्हारे पास प्रोविंस हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ पे भी वायलेशन हो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो फिर बच क्या गया? पंजाब। तो पाकिस्तान में जो पंजाब हैं वहीं के लोग सुरक्षित हैं, बाकी सारों के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। अभी यहाँ पर आप इस फोटो में आज़ादी का प्रोटेस्ट देख सकते हैं। ये पाश्तून्स के द्वारा हो रहा है आज़ादी का प्रोटेस्ट कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। पाश्तून्स जो हैं वो मोस्टली सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं। अब देखो, मुसलमानों में दो बड़े धड़े आते हैं, शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स। तो शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स में क्या फ़र्क है, इसकी हिस्ट्री मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर करी है। इसमें मैंने बताया है कि इन दोनों धड़ों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉफिट्स को लेके है, कि हम किसे अपना प्रॉफिट मानेंगे, या फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे उनका जो हायर है वो हम किसे मानेंगे। शिया अलग मानते हैं, सुन्नी अलग मानते हैं, और इसके चलते इनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक बहुत बड़ा युद्ध भी इनके बीच में हुआ, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ करबला। करबला का युद्ध हुआ और यहाँ पे इमाम हुसैन को मारा गया था सुन्नी मुस्लिम्स के द्वारा। इमाम हुसैन जो है उन्हीं को याद करते हैं शिया मुस्लिम्स जब वो मनाते हैं मुहर्रम। तो इसलिए शिया और सुन्नी डिवाइड जो है उसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने आपको अभी तक 2-3 वीडियोस बताई हैं, बलूचिस्तान, पीओके और शिया और सुन्नी मुस्लिम्स, इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पाश्तून्स ध्यान से देखिए, मोस्टली कौन से मुस्लिम्स हैं? सुन्नी मुस्लिम्स हैं। हालांकि कुछ पाश्तून्स ऐसे भी हैं मुख्यतः ईस्टर्न अफगानिस्तान में जो शिया पाश्तून्स हैं, यानी जो शिया इस्लाम को मानते हैं। पाश्तून्स की जो लैंग्वेज है ये पाश्तो है और ये अफ़गानिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है 1936 से। तो पाश्तून्स की जो लैंग्वेज है पाश्तो, ये अफ़गानिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है कब से? 1936 से। अब देखिए, इस पाश्तून का जो वे ऑफ लाइफ है, जो जीवन का तरीका है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सबसे सेंटर में है, वो है पाश्तून वली। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाश्तून वली। हम जब कहते हैं कि पाश्तून जो थे या भी अभी भी अगर हैं, तो एक फियरलेस वॉरियर्स हैं, फाइटर्स हैं, एकदम फाइटर्स। मतलब खून बहाना, मरना और मारना, ये एक प्राउड का मोमेंट है। मतलब हमारे यहाँ पे हम तो सोचेंगे यार चलो छोड़ो, किसी को अगर मार दिया गया तो हत्या का पाप लग जाएगा, और खुद मर गए तो फिर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसी ट्राइब है, एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे मरना जो है वो एक प्राउड की बात है। अब इसको ध्यान से देखो, पाश्तून वली है क्या? पाश्तून वली एक वे ऑफ लाइफ है, ये एक कोड ऑफ ऑनर है। देखो, ऑनर है, प्राउड का मोमेंट है क्या ये?
ये जो है ये स्ट्रेस करता है पर्सनल ऑटोनॉमी के ऊपर। अब इस कोड के जो की फैसेट्स हैं वो हैं या तो ब्लड फ्यूड्स या फिर रिटेलिएटरी किलिंग्स। आपने हमारे परिवार का कोई सदस्य मारा, अब हम तुम्हारे परिवार के सदस्यों को मारेंगे। रिटेलिएटरी किलिंग्स, यहाँ पे ये बहुत चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ये जो फ्यूड्स हैं ये फैमिलीज़ और ट्राइब्स के बीच में जनरेशन्स से चलते आ रहे हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें होती आ रही हैं। देखिए अगर यहाँ पे इस ट्राइब में, अब यहाँ पे तुम इनके मेंटालिटी को समझने का प्रयास करो, अगर यहाँ पे किसी ने ब्लड रिटेलिएशन को नहीं सीख किया तो उस चीज़ को साइन माना जाता है मोरल वीकनेस का। तुम समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल ये एक परिवार है, ये एक परिवार है, इस परिवार के एक सदस्य ने इस परिवार के एक सदस्य को मार दिया। अब अगर इसके जो बाकी सदस्य हैं ये सदस्य रिटेलिएशन नहीं करें, यानी इनसे, इस परिवार से बदला न लें, तो फिर माना जाएगा कि ये वीक हैं, ये साइन है मोरल वीकनेस का। तो समाज फिर इनकी इज्जत नहीं करेगा, जो इनका समाज, इनकी कम्युनिटी, इनकी जो ट्राइब होगी वो इसकी इज्जत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। इसको कोवर्डाइज माना जाता है, इसको कायरता माना जाता है। तुम समझ रहे हो? अगर किसी ने तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को मार दिया, अगर तुमने उससे बदला नहीं लिया, अगर तुमने बदले में उसके परिवार के लोगों को नहीं मारा, तो इसे कायरता भी माना जाता है। और ये कायरता सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं मानी जाती है, बल्कि ये पूरा जो किन ग्रुप है उसको कायर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि इस परिवार के इस सदस्य को मारा गया इस परिवार के द्वारा, लेकिन इस परिवार के जो लोग थे इन्होंने रिटेलिएशन नहीं ली, तो आगे इनकी जनरेशन टू जनरेशन भी जितनी होंगी, या फिर इनके जो बाकी जितने भी बच्चे हैं या जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सारों को माना जाएगा भैया ये कायर हैं, ये क्या हैं, ये कायर हैं, ये वीक हैं। तो फिर वहाँ पे उस प्रकार की इज्जत जो है वो इनको नहीं मिलेगी, इज्जतदार जीवन इनको नहीं मिलेगा। इनको बस ये मुंह पे बोला जाएगा कि भैया तुम कायर हो। ये है यहाँ पे इन पाश्तून्स के बीच में। तो अब देखिए जो ब्लड फ्यूड्स होते हैं वो उन सोसाइटीज़ में तो पॉसिबल नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल है। अब आज के समय भारत की बात करें तो ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। अगर मान लो कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो तुम ये नहीं बोलोगे कि हम तुम्हारा या तुम्हारे पूरे परिवार का मर्डर कर देंगे। तुम क्या बोलोगे कि भैया कानून का राज है, हम कानून की सहायता लेंगे और कानून की मदद से फिर यहाँ पे जो किलर है उसको सज़ा दी जाएगी। तो अब जो भी सोसाइटीज़ जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वहाँ पे ब्लड फ्यूड्स नहीं ऑपरेट हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे कुछ पाश्तून्स जो कि स्टेट के कंट्रोल के जो एरियाज़ हैं उससे दूर रहते हैं, उससे अलग रहते हैं, जो मार्जिनल रूरल लैंड्स में पाश्तून्स रहते हैं, उन पाश्तून्स को आज भी ट्रू पाश्तून्स माना जाता है, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें, उन सारे कोड्स को मानते हैं जिनके लिए ये जाने जाते हैं। हालांकि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में रहेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो बहुत ही इंटीरियर एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी भी ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं है और वहाँ पे ये चीज़ें की जा सकती हैं, तो उन्हीं पाश्तून्स को आज भी क्या माना जाता है, ट्रू पाश्तून्स माना जाता है। ऐसे पाश्तून्स जो पाश्तूनवली के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें अपहोल्ड कर सकते हैं। अब उन सोसाइटीज़ जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर हैं वहाँ पे पाश्तूनवली को अपहोल्ड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पाश्तूनवली के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करते हैं उन्हीं को ट्रू पाश्तून्स माना जाता है। अब यहाँ पे जितने भी कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो डिसीज़न होगा वो ट्राइबल काउंसिल में लिया जाता है कंसेंसस की मदद से। और जो ट्राइबल काउंसिल है जहाँ पे ये डिसीज़न लिया जाता है किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, उसको जिरगा बोलते हैं। ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, जिरगा। अब यहाँ पे इस प्रकार के जो ट्राइबल काउंसिल्स होते हैं यहाँ पे पूरी ट्राइब के जो रिस्पेक्टेड और ओल्डर मैन होते हैं, जो सबसे बूढ़े होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और बाकी जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं गांव के, जिन्हों हम मुल्लास बोलते हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे महिलाएं और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। फीमेल्स और जो बच्चे हैं उनका वैसे बड़ा ही बुरा हाल है, महिलाओं का तो बहुत ही बुरा हाल है, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो महिलाओं और बच्चों को यहाँ अलो नहीं किया जाता है। बाकी जो पाश्तून्स हैं
वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? हॉस्पिटैलिटी के लिए। भारत के भी कई लोग जब अफ़गानिस्तान में जाते हैं तो उनको भी काफ़ी हॉस्पिटैलिटी मिलती है, खिदमत मिलती है ना। तो पाश्तून्स अपनी खिदमत के लिए जाने जाते हैं, अपने प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए जाने जाते हैं, और फीमेल जो है अपने घर की या जितने भी रिलेटिव्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ये कोर प्रिंसिपल्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं पाश्तून्स के। अब अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें कि पाश्तून्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे मुख्यतः दो थ्योरीज हैं जो आती हैं। सबसे पहले आता है कि जो पाश्तून्स हैं वो ईस्टर्न ईरानियंस यानी ईरान का जो ईस्टर्न एरिया है उन लोगों के डिसेंडेंट्स हैं, जो पहले ईस्टर्न ईरान में रहा करते थे, उनके डिसेंडेंट्स हैं पाश्तून। दूसरा माना जाता है कि इनका जो ओरिजिन है वो इसराइल की एक एंशियंट ट्राइब से हुआ है। अब ऐसा माना जाता है, हालांकि इसराइल का नाम सुन के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इसराइल में तो ज्यूज हैं। तो हालांकि इसराइल के बनने का भी एक पूरा इतिहास है। तो इसराइल कैसे बना है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसे भी आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसराइल में ज़्यादातर कौन से लोग रहते हैं? ज्यूज। और ज्यूज का क्या धर्म है? जुडिज्म। तो जुडिज्म को भी मैंने अच्छे से कवर किया है। जुडिज्म को काफ़ी लोगों ने देखा और पसंद भी किया है। इसकी हिस्ट्री क्या है, ये रिलीजन है क्या, इनके बिलीव्स क्या हैं, और मुस्लिम्स और जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं इनकी, इन सारों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब यहाँ पर माना जाता है कि पश्तून्स या तो जो ईस्टर्न इरानियंस थे उनके डिसेंडेंट्स हैं, या फिर जो इसराइल की एंशियंट ट्राइब्स थी उनसे ये ओरिजिनेट हुए हैं। लेकिन पाश्तून्स का ऐसा मानना है कि हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है। पाश्तून चाहे जहाँ मर्जी के हों, पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के, XYZ कहीं पर भी हों, हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है। हालांकि इस कॉमन एंसेस्टर का नाम क्या है इसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका नाम कायस अब्दुल राशिद था, कुछ लोग कहते हैं कि इनका नाम दारू निकाया बाबा खालिद थे, जो कि प्रोफेट मोहम्मद की जो आर्मी थी उसके लेजेंडरी जनरल हुआ करते थे। तो अब ये दो नामों में कन्फ्यूज़न है, कुछ एक को बोलते हैं, कुछ दूसरे को बोलते हैं कि ये हमारा कॉमन एंसेस्टर था। लेकिन अब समझने के लिए मान लो कि इनका कॉमन एंसेस्टर एक्स था, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है दोनों में से जो हमने पहले देखा। ये जो कॉमन एंसेस्टर था इनके 4 बच्चे थे। अब ये जो कॉमन एंसेस्टर है इसका हम फैमिली ट्री ज़रा देख रहे हैं, तो आपने फैमिली ट्री पे ध्यान देना है। मान लो कि कॉमन एंसेस्टर क्या है, एक्स है, तो इनके 4 बेटे थे। क्या नाम था? सरबन, बितान, गुरखुश्त और करण। ये 4 इनके बच्चे थे। जो सरबन था उसके फर्दर 2 बच्चे थे, सर्जनुन और खर्शबुन। जो बितान था उसके 3 बेटे थे, इस्माइल, अशबुन, काजीन, और एक बेटी थी उसका नाम था बीबी मातू। जो गुरखुश्त था उसके 3 बेटे थे, दाने, बाबे और मंडो। जो करण था उसके 2 बेटे थे, कोडे और केके। तो ये इनका जो कॉमन एंसेस्टर है, इनके पूरी फैमिली हिस्ट्री है। आगे फिर इनके बच्चे बच्चे होते गए और फिर ऐसे करके ये एक बड़ी जो ट्राइब है, बड़ा क्लैन जो है पाश्तून, वो बन गया। लेकिन जो कॉमन एंसेस्टर है उसके 4 बेटे थे और उनके फर्दर फिर इस प्रकार से बेटे और बेटियां थे। बेटी तो इधर बितान की ही है एक, और बाकियों के बेटे थे। तो ये पूरा का पूरा फैमिली ट्री है कॉमन एंसेस्टर का। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट पाश्तून रूलर्स हैं, जो मैंने आपसे सवाल भी पूछा, उसमें एक इब्राहिम लोधी भी आता है जो लोधी डायनेस्टी का था। लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी, आप सब जानते हैं। इन्होंने अफ़गानिस्तान में भी रूल किया और नॉर्दर्न इंडिया जो था उसमें भी रूल किया दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। तो इसके कौन कौन से राजा थे इनको याद रखने का ट्रिक है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसको याद रखने का ट्रिक है। तो BSI बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये लोधी डायनेस्टी थी, ये इंपॉर्टेंट उनके राजे थे। और ये था इब्राहिम लोधी जिसको मुग़ल एम्परर बाबर ने हराया था, और इसको हराने के बाद यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। तो मुग़ल डायनेस्टी को कैसे याद रखना है, राजाओं को, जो इम्पोर्टेंट राजे थे, भज सब। तो इसमें आता है आपके पास बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र। तो ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार के मैंने और भी काफ़ी जीके ट्रिक्स बनाए हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो आप उन जीके ट्रिक्स की वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर जीके ट्रिक्स बनाए हैं। अब अगर हम पाश्तून्स की बात करें तो पाश्तून जो है ना वो बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। पाश्तून एक बहुत बड़ी क्या है, अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर काउंटलेस ट्राइब्स आती हैं, सब ट्राइब्स आती हैं और सब यूनिट्स आती हैं। इनके बीच में बहुत ज़्यादा अलग अलग ट्राइब्स हैं,
काफ़ी सब ट्राइब्स हैं, यानी मान लो एक ट्राइब है तो उसके आगे फर्दर काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स हैं और उनके अंदर भी फर्दर जो है वो काफ़ी सब यूनिट्स हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में डिवीजन्स हैं। तो पाश्तून जब हम कहते हैं तो वहाँ पर फर्दर काफ़ी ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स हैं, सब यूनिट्स हैं। तो पाश्तून जो है वो क्या हुआ, वो एक अम्ब्रेला टर्म है कि अच्छा इतनी ज़्यादा ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स हैं, सब यूनिट्स हैं, अगर इनको एक यूनिट में देखना हो तो एक अम्ब्रेला टर्म का यूज़ कर दिया जाएगा, दैट इज़ पाश्तून्स। अब यहाँ पे वैसे तो बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं, लेकिन पाश्तून्स में दो मेजर ट्राइब्स आती हैं, एक आते हैं दुरानीस और एक आते हैं गिलजाइस। अब जो दुरानीस हैं उनमें फ़र्दर आते हैं अचाकज़ाई, अलीज़ाई, मोहम्मदज़ाई, पोपलज़ाई और बरकज़ाई। फिर अगर हम बात करें गिलजाइस की तो उसमें आते हैं अहमदज़ाई, खरूती, होतकी, वर्दक, जाजी, जदरान। तो ये सारे सब ट्राइब्स हैं। तो पहले बेसिकली दो मेजर ट्राइब्स आई, दुरानी और गिलजाइश, और बाकी फिर यहाँ पे देखिए ये सारी क्या आ गई, इनकी सब ट्राइब्स आ गई। तो इस प्रकार से मतलब काफ़ी ट्राइब्स हैं, काफ़ी सब ट्राइब्स हैं, काफ़ी सब यूनिट्स हैं पाश्तून्स में। तो पाश्तून जो है वो बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है। अब यहाँ पे पता कैसे चले कौन सी बड़ी ट्राइब है कौन सी छोटी ट्राइब है, तो ये सफिक्स से पता चलता है। देखिए जे और जाए ये कॉमन सफिक्स होता है लार्जर ट्राइबल यूनिट्स में। जो बड़ी ट्राइबल यूनिट्स होती हैं उनका जो सफिक्स होगा यानी नाम के साथ जो चीज़ लगेगी वो है जाए और जाए। अब ये मुख्यतः अफगानिस्तान के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं इस प्रकार के सफिक्स वाले लोग। फिर आता है खेल, ये स्मॉलर सब यूनिट्स को बताता है। तो ये जो जाए है ये आपको जो अफरीदी, मोहम्मद, जदरान, शिनवारी, ये इस प्रकार की जो ट्राइब्स हैं जो अफ़गानिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में है उनके साथ ये सफिक्स आपको नहीं दिखेगा। तो आप समझ रहे हो पता कैसे करें कि स्मॉलर यूनिट है कि लार्जर ट्राइबल यूनिट है। तो जिनके साथ जे या जाए लगा होगा यानी कि ये लार्जर ट्राइबल यूनिट से आते हैं, जिनके साथ खेल लगेगा ये स्मॉलर सब यूनिट से आते हैं। तो जो साउथ है और जो वेस्ट है अफ़गानिस्तान का, वहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लार्जर ट्राइबल यूनिट से आते हैं। लेकिन जो ईस्ट है, ईस्ट में आपको स्मॉलर सब यूनिट्स वाले लोग मिलेंगे। अब बात करते हैं पुश्तो की, जो कि पाश्तून्स की लैंग्वेज है। ये ईरानियन ब्रांच है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की। तो ये लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की जो ईरानियन ब्रांच है ये उसमें आता है पुश्तो। इसके दो प्रिंसिपल डायलेक्ट्स हैं और दोनों प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी अलग हैं। तो एक आता है साउथ वेस्टर्न जो उसको बोलते हैं कंधारी पुश्तो, और एक आता है नॉर्थ ईस्टर्न उसको बोलते हैं पेशावरी पुख्तो। अब देखिए अफगानिस्तान में ज़्यादातर जो पाश्तून्स हैं उनकी सेकंड लैंग्वेज है दारी। सेकंड लैंग्वेज उनकी दारी है जो कि एक फ़ारसी या पर्शियन डायलेक्ट है, और इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है पुश्तो के ऊपर, पुश्तो लैंग्वेज के ऊपर। दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं, लेकिन इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है ताकि कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स जो कि अरेबिक में नहीं पाए जाते हैं उन्हें भी अकोमोडेट लैंग्वेज में किया जा सके। पहली हिस्टोरिकल रेफरेंस जो है पाश्तून्स की वो हमें देखने को मिलती है सुलेमान माउंटेन्स में, जहाँ पे अफ़गान्स रह रहे हैं। पहला जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इस एरिया के बाहर वो देखने को मिलता है महमूद ऑफ गजनी की आर्मी में, जो कि एक मुस्लिम तुर्क था। इसकी आर्मी में काफ़ी ज़्यादा पाश्तून्स थे और इन्होंने हिंदू किंग्स जो थे नॉर्दर्न इंडिया के वहाँ पे इन्वेजन्स करी थी 1000 के समय। इकोनॉमी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि इनकी इकोनॉमी किस किस चीज़ पे चलती है। सबसे पहले आता है सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। देखिए एग्रीकल्चर जो है प्राइमरीली अगर हम बात करें तो ग्रेन फार्मिंग यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा की जाती है। फिर एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे होती है। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं पाश्तून की इकोनॉमी की। एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है ये ज़्यादातर जो रफ़ टेरेन है या एरिड क्लाइमेट है और जो रिवर वैलीज़ हैं वहीं तक लिमिटेड है। बाकी स्कैंट रेनफॉल जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो आती है वीट, फिर आती है बार्ले और मेज़। कल्टीवेशन जो है वो या तो हाथों से की जाती है या एनिमल्स की मदद से भी की जाती है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे मशीन्स का यूज़ भी किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाश्तून एरियाज़ में एक ट्रेडिशनल इरिगेशन टेक्निक देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं कारीजीज़। ये होता है कारीजीज़। अब ये होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे
अंडरग्राउंड टनल बनाई जाती है, सीरीज़ ऑफ वेल्स बनाए जाते हैं यहाँ पे इस प्रकार से अंडरग्राउंड टनल में, और इनके माध्यम से पानी की सिंचाई होती है। ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम का नाम आपने ध्यान में रखना है, कारीजीज हैं। हालांकि पहले जो अंडरग्राउंड टनल्स हुआ करते थे उन्हें अब कहीं कहीं पे ट्यूबवेल से भी रिप्लेस कर दिया गया है। बाकी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं ड्राई और कट फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, ओपियम और हशीश। देखो अफ़गानिस्तान में बात आती है तालिबान की। भाई इतना साल जो इन लोगों ने रेजिस्ट किया, अमेरिका को रेजिस्ट किया, अफ़गानिस्तान की आर्मी को रेजिस्ट किया, तो इनके पास चलो ठीक है एमुनिशंस तो आ रहा है, मगर उसको खरीदने का पैसा कहाँ से आ रहा है? ये ओपियम, हशीश, नशा, काफ़ी ज़्यादा नशा इनके पहाड़ों पे उगाया जाता है, उसको ये बेचते हैं, इलीगल तरीके से पैसा बनाते हैं, और वहाँ से फिर आर्म्स और एमुनिशंस आया करती थी। तो ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ओपियम और हशीश इसको उगाया जाता है। और बाकी अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स तो सारे फेमस हैं ही, आप सब जानते हैं। इसके साथ साथ कई फार्मर्स ऐसे भी हैं जो कई ट्रेड और मनी लेंडिंग भी करते हैं और वहाँ से भी पैसा बनाते हैं। बाकी यहाँ पे कई जानवर भी हैं, जैसे कि शीप है, गोट है, कैटल हैं, वाटर बफेलो है, चिकन्स, कैमल्स, डंकीज और हॉर्सेस। इंडस्ट्रियल आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कारपेंट्री, ब्रिकलेइंग, शू मेकिंग, ये सारे काम भी पार्ट टाइम पाश्तून्स के द्वारा किए जाते हैं। कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस प्रकार के काम नॉन पाश्तून ही करते हैं, क्योंकि कई पाश्तून जो है वो इसको अपनी शान के खिलाफ भी मानते हैं। इसके अलावा वीविंग है, ब्लैक स्मिथिंग, गोल्ड स्मिथिंग, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और एक यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलती है पाकिस्तान के पेशावर में। पेशावर के साउथ में एक जगह है दारा आदम खेल, यहाँ पे कई पाश्तून्स हैं जो छोटी छोटी स्मॉल फैक्ट्रीज में गन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे गन्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ऑब्वियसली इस प्रकार के काम कहाँ पे होंगे? पाकिस्तान में ही होंगे। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो इस समय आप खुद ही देख रहे हो कैसे एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करके लोग मर रहे हैं, मार काट हो रही है, गरीबी है। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों का समर्थन करना है, भारत को तंग करना है, पूरी दुनिया में आतंकवादियों को सप्लाई करना है, नशे का कारोबार करना है, तो फिर अपना देश कैसे सुरक्षित रहेगा और कैसे तरक्की करेगा? तो इसीलिए भिखमंगा बना हुआ है पाकिस्तान। फिर आता है ट्रेड। अगर हम ट्रेड की बात करें तो देखिए ट्रेडिशनली ट्रेड या इवन जो फार्मिंग भी है उसको पाश्तून जो थे वो ऐसे मानते थे कि मतलब ये एविंग है, मतलब ये इसको लुक डाउन किया करते थे कि ये काम हम पाश्तून नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेड मारना, स्मगलिंग करना और पॉलिटिक्स, ये थोड़े ऑनरेबल परस्यूट्स थे जिसको पाश्तून काफ़ी मानते थे, ये ऑनरेबल काम है, ठीक है। बाकी ये फार्मिंग ये सब हमने क्या करनी है, लेकिन कई कई जगह पे करते भी हैं। तो पाश्तून्स की ऐसी रेपुटेशंस भी हैं कि ये काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर, यहाँ बात होगी महिलाओं की। अब देखिए आप सब जानते हैं कि मुस्लिम्स के बीच में हिजाब की प्रथा होती है, मतलब हिजाब वगैरह वहाँ पहनना पड़ता है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस होती है पर्दा की, जिसकी वजह से सेक्सिस के बीच में, मतलब यहाँ पे बात हो रही है पुरुष और महिला की, दो डिफरेंट जेंडर या डिफरेंट सेक्स, उनके बीच में लेबर की डिवीज़न देखने को मिलती है। जो रूरल महिलाएं हैं वो क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग में काम तो करेंगी, लेकिन प्राइमरीली उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ट्रेडिशनल होम टास्क हैं, जैसे कि बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना और उनको पालना, फिर घर को संभालना, कुकिंग वगैरह करना, है ना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, ये सारी चीज़ें ही इनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं कि तुमने यही करना है, तुमने चार दीवारी में घर के अंदर ही रहना है। अब देखिए यहाँ पे महिलाओं की ये सिचुएशन है कि महिलाओं को घर के बाहर मतलब शॉपिंग करने के लिए भी नहीं भेजते हैं, पब्लिक में भेजते ही नहीं हैं, शॉपिंग करने के लिए भी नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पे शॉपिंग जो है वो भी पुरुष ही करते हैं। तो पर्दा जो है उसको नोमैडिक ग्रुप्स जो हैं उनके द्वारा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे पश्तून्स के द्वारा ही किया जाता है, कुछ जो बहुत ही इंटीरियर में रहते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। हालांकि पर्दा प्रथा जो है वो तो मैक्सिमम पश्तून्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, लेकिन कई ऐसे पश्तून्स हैं जहाँ पे महिलाएं पढ़ती लिखती भी हैं, मतलब स्कूल कॉलेज में भी जाती हैं। अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि कई महिलाएं पहले स्कूल कॉलेज में जाया करती थी, लेकिन अब जब से तालिबान वहाँ पे आया है तब से वो सारी अब नहीं पढ़ सकती हैं बेचारी, अब उनको घर पे रहना पड़ेगा। और जो भी अगर उनके कुछ ड्रीम्स हों, किसी को है ना कुछ बनना हो, तो वो सब नहीं हो सकता। अब उनको ड्यू टू तालिबान
वहाँ पे जो ट्रेडिशनल काम है वही करने पड़ेंगे। तो ईरान में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। अभी ईरान में थोड़ी देर पहले प्रोटेस्ट भी हुआ, एक लड़की, उसने मतलब उसको कहा गया कि पर्दा पहनो, उसने नहीं पहना तो उसको फिर डांटा गया। गुस्से में आके उस लड़की ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और उसके बाद फिर आप सब जानते हैं ऐसी कई खबरें आई कि उसको फिर मार दिया गया है कि पता नहीं क्या है, उसका पता ही नहीं है अभी तक कि मतलब वो है कहाँ पे। तो कई लोग कह रहे हैं कि मार दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें हम देखो अफ़गानिस्तान में भी हो रही हैं। अफ़गानिस्तान में तो कोई लड़की रेजिस्ट भी नहीं कर पा रही है क्योंकि वहाँ पे तालिबान जो है वो सीधा गोली मार देगा, तो वहाँ रेजिस्टेंस भी नहीं हो रही है। पाकिस्तान में भी इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं, खासकर इंटीरियर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान क्या भारत में भी देखने को मिलती हैं। कुछ टाइम पहले तो भारत में भी एक हिजाब के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, और बांग्लादेश में तो छोड़ ही दो, तो वहाँ पे जब से शेख हसीना गई है वहाँ पे महिलाओं का बुरा हाल है, और हिंदुओं का तो बहुत ही बुरा हाल है। हिंदुओं को मारा जा रहा है, आप सारे वहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ में होती हैं। हालांकि अब यहाँ पे तुम ये देखो कि इस्लाम का उत्पत्ति कहाँ पे हुई। इस्लाम की उत्पत्ति हुई जो आपके पास अरब कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जो देश हैं वो लिबरल बन रहे हैं। यूएई में आप देखो लोग लिबरल बन रहे हैं, शेख वहाँ के लिबरल बन रहे हैं, वहाँ पे लड़कियों को पर्दा नहीं पहनाया जाता है। सऊदी अरेबिया जो है वो भी अभी काफ़ी मतलब लिबरल बन रहा है ना। सऊदी अरेबिया में भी अभी महिलाओं को ड्राइविंग करने की आज़ादी भी मिली है, गाड़ियाँ वगैरह ड्राइव करने की, बाकी भी कई राइट्स उनको मिल रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया भी धीरे धीरे लिबरल बन रहा है, बाकी भी मुस्लिम कंट्रीज़ लिबरल बन रही हैं। लेकिन यहाँ सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स हैं ये बहुत ही कट्टर हैं। भारत में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, फिर बांग्लादेश में देख लो, अफ़गानिस्तान में देख लो, यहाँ पे मतलब ये जो मुस्लिम्स हैं ये अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पे, क्रिश्चियंस पे, बौद्धों पे, सिखों पे, बाकी सारी माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती उठा के उनसे शादी कर ली जाती है। हिंदुओं के साथ कई ऐसी खबरें आती हैं पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी अभी काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं, हिंदू लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये क्या मतलब घटिया मानसिकता है, मगर अब ये है तो है। ठीक है, धर्म का तो ये है कि तुम अपना मानो, हम अपना मानेंगे, हम तुम्हारे उसमें इंक्लूड ना करें कल्चर में, तुम हमारे में इंक्लूड ना करो, ऐसा होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन बीइंग है, जब धर्म की बात आती है तो वो इंसानियत ही भूल जाता है। तो यहाँ पे भी तुम देखो कि महिलाओं को घर के बाहर तक नहीं जाने दिया जाता है। ये क्या मतलब, ये क्या बात बनी। लेकिन अब वही है कि हम इंसानियत को ही भूल जाते हैं जब धर्म की बात आती है। खैर छोड़ो, अब ये सब चीज़ें सालों से होती आ रही हैं, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। फिर आता है लैंड टेन्योर। अब देखिए, जो एरिड या लो यील्ड रीजन्स होते हैं, जो स्मॉल होल्डिंग्स होती हैं, उनको जो मालिक होता है उस ज़मीन का वो खुद ही कल्टीवेट कर लेता है या उसके बेटे कल्टीवेट करते हैं। लेकिन जो लार्जर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, वहाँ पे खान्स या जो विलेज जो ट्राइबल चीफ होते हैं वो लार्जर ट्रैक्स को ओन करते हैं, और इसलिए वहाँ पे काम करने के लिए टेनेंट्स को रखा जाता है। अभी जो टेनेंट को रखा जाएगा काम करने के लिए, जितना भी प्रोड्यूस होगा यानी जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो पैदावार होगी, उसका 20% इसे दिया जाता है अगर ये सिर्फ लेबर को सप्लाई करता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर ये कुछ इम्प्लीमेंट्स को या फिर एनिमल्स को सप्लाई करता है तो परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे स्वात और मर्दन वैलीज, यहाँ पे कई सेंचुरीज से जो पाश्तून क्लैंस है उनके बीच में इक्वालिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक कस्टम है वेश का। वेश का कस्टम क्या है, यहाँ पे पीरियोडिकली जो लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे मान लो कि ये एक ज़मीन है, ज़मीन का पट्टा है, ये एक पाश्तून ट्राइब है या एक पाश्तून फैमिली मान लो, ये एक पाश्तून फैमिली, ये एक पाश्तून फैमिली। अब यहाँ पे बात क्या हुई कि यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पीरियोडिकली। तो कहा जाएगा कि चलो ठीक है, ये जो ज़मीन है अभी ये तुम्हारे पास है, बाद में फिर ये इसके पास हो जाएगी, बाद में इसके पास हो जाएगी, फिर बाद में इसके पास। तो इस प्रकार से अपनी जो ज़मीनें हैं इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको बोलते हैं वेश। मैरिज की बात करें तो हालांकि पाश्तून्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये मुस्लिम्स हैं, इस्लाम को मानते हैं, तो एज़ पर इस्लाम या एज़ पर मुस्लिम लॉ इनको आज़ादी है पोलीगैमी की, यानी कि ये 4 पत्नियां रख सकते हैं, ये इस्लाम इन्हें आज़ादी देता है। हालांकि उसके बावजूद भी पाश्तून्स में देखने को मिला है कि जो मोनोगैमी है वो प्रेवलेंट है, ज़्यादातर एक ही के साथ शादी होती है। मैरिज जो है वो काफ़ी एंडोगैमस होती है, या तो वो विद इन क्लैन ही होगी या फिर वो लार्ज डिग्री में विद इन सेक्शन ही होती है।
तो ये हमारा अपना एक क्लैन है, इसी क्लैन में शादियाँ हो जाती हैं। और इवन अगर क्लैन भी जैसे एक ही क्लैन के अलग अलग सेक्शंस हैं तो कई बार कोशिश करते हैं कि अपनी ही सेक्शन में शादी हो। और एक जिसके लिए पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है वो है पैरेलल कज़न मैरिज, यानी कि जो फादर का भाई है, मतलब चाचा या ताऊ, उसकी बेटी के साथ शादी हो जाती है। मतलब हमारे यहाँ पे तो उसको बहन माना जाता है, लेकिन यहाँ पे शादी हो जाती है। अपने जो कज़न्स होते हैं बेसिकली उसके साथ भी इनकी शादियाँ हो जाती हैं। मैरिजेस जो हैं वो कपल्स के पेरेंट्स के द्वारा अरेंज की जाती हैं। ज़्यादातर यहाँ पे एक्सचेंज मैरिजेस भी होती हैं, जैसे कि ये एक व्यक्ति है तो ये क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बहन या बेटी देता हूँ, तुम मुझे अपनी बहन या बेटी दे दो। तो इस प्रकार से एक्सचेंज मैरिजेस भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनहेरिटेंस की बात करें तो पहली बात तो ये है कि महिलाओं को यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है इनहेरिटेंस का। जो लैंड है, ज़मीन है, वो सिर्फ मेल्स में डिवाइड होती है और इक्वालिटी के बेसिस पे। हालांकि जो एल्डर ब्रदर होता है उसको थोड़ा ज़्यादा शेयर मिल जाता है, क्योंकि उसने फैमिली का जो गेस्ट हाउस है उसको भी देखना होता है, जिसको हुजरा बोलते हैं। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कई बार हमें राइवलरी देखने को मिली है भाइयों के बीच में या फिर नेक्स्ट जनरेशन कज़न्स के बीच में। और यहाँ पर भी फिर वही बात जो मैंने पहले आपको बताया, ब्लड फ्यूड, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ना तो पत्नी ना ही बेटियाँ, यानी कि कोई भी महिला जो है वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकती है। आर्ट की बात करें तो पोइट्री जो है वो काफ़ी इस्टीम्ड आर्ट माना जाता है पाश्तून्स के द्वारा। इनके काफ़ी ग्रेटेस्ट पोइट हुए, खुशहाल नाम था उनका। ये लव पोइम्स और पेट्रियोटिक पोइम्स लिखा करते थे। तो दोस्तों ये पाश्तून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ पे हमने इनकी हिस्ट्री देखी, इनका ओरिजिन देखा, इनका कल्चर देखा, इनकी इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी या उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो देखा। फिर हमने देखा कि डुरंड लाइन जो है वो किस प्रकार से बनी, पाश्तून्स कैसे फियरलेस वॉरियर्स थे। हमने इनकी इकोनॉमी देखी, हमने इनकी मैरिजेस देखी, लैंड देखी, इनहेरिटेंस देखी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे पाश्तून से रिलेटेड वो हमने कवर किए। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में मुख्यतः केपी के खैबर पख्तूनख्वा में डिवाइडेड हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च किया है मैंने इस वीडियो को बनाने में, और तब जाके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप तक लेकर आया हूँ। काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप जो भी बताओगे उसको मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा और अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा। बाकी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बताई हैं, जैसे कि बलूचिस्तान है, पीओके है, शिया वर्सेस सुन्नीज़ हैं, इसराइल की हिस्ट्री है, इसराइल देश कैसे बना, और जुडिज़म है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बताई हैं उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा और इन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, फार्मेट, इकोलॉजी तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।